मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड। तो टोरॉइड क्या होता है, जिसमें कॉइल्स जो है वो ऐसे सर्कुलर फॉर्म में होती है, ऐसे सर्कुलर फॉर्म में होती है कॉइल्स, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। तो यहाँ पे अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है, ऑन द सरफेस मैग्नेटिक फील्ड होती है, और आउटसाइड भी क्या होती है, जीरो होती है। तो हम इसकी डेरिवेशन करने जा रहे हैं। तो मान लेते हैं कि n जो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब ये एम्पेयर सर्कुलर लॉ से प्रूफ करेंगे। एम्पेयर सर्कुलर लॉ की क्या है, ये एक एप्लीकेशन है। तो हम क्या करते हैं, इस टोरॉइड के अंदर 3 एम्पेरियन लूप मान लेते हैं, इमेजिनरी लूप। एक इनसाइड, इनसाइड मानते हैं एक, ये वाली सबसे अंदर वाली, ये वाली लूप जिसका रेडियस r1। फिर ये वाली ऑन द सरफेस जहाँ कॉइल्स होती है, इसका रेडियस r2। और फिर एक सबसे बाहर इमेजिनरी जो लूप मानेंगे उसका रेडियस r3 होएगा। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है, इंटीग्रेशन b डॉट डी एल इक्वल टू होता है म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट। अब टोटल करंट मान लेते हैं, जो टोटल टर्न्स है वो क्या है, n। तो ये एक टर्न n से मल्टीप्लाई कर देंगे, n टर्न्स के लिए n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इस तरफ हमने 3 लूप ली है, एक इनसाइड ली है जिसको मैं नाम देता हूँ लूप 1 b डॉट डी एल, एक ऑन द सरफेस ली है तो b डॉट डी एल, और एक आउटसाइड द सरफेस ली है b डॉट डी एल, लूप 3। ये लूप 2 ले ली हमने, लूप 2, और ये लूप 3 b डॉट डी एल। इस तरफ क्या चल रहा है, म्यू नॉट आई एन। अब हमें पता है लूप 2 में करंट है सिर्फ, तो सिंस नो करंट इन, क्योंकि जो लूप है ये 2 वाली, ये वाली जिसका रेडियस r2 है, क्योंकि कॉइल्स तो यहाँ है, ऐसी लाइन से देखो कॉइल्स तो यहाँ है, ऐसी है कॉइल्स। तो करंट तो सिर्फ कहाँ होएगा, लूप 2 में होएगा, इसलिए हम सिर्फ लूप 2 को कंसिडर करेंगे और लिख देंगे कि नो करंट इन लूप 1 जो कि इनसाइड है, एंड लूप 2। तो यानी लूप 1 और सॉरी 3, लूप 2 ने तो एनक्लोज किया करंट, 1 और 3 ने कोई भी करंट एनक्लोज नहीं किया है। तो इसमें इसका मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा। तो सिर्फ कौन सा बचेगा, लूप 1 वाला बचेगा, b डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट इंटू n। अब इसको खोल देंगे। अब यार ध्यान रखेंगे कि जो लूप है उस लूप में छोटा सा एलिमेंट क्या ऐड किया है, ये पहले भी हम कर चुके हैं, dl। ठीक है, ये b अलोंग द टेंजेंट होता है, तो dl और b के बीच में एंगल क्या होता है, 0 डिग्री होता है। तो जब हम इस लूप को खोलेंगे b dl cos 0 डिग्री लग जाएगा, डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे, इस तरफ चल रहा है म्यू नॉट आई एन, ये b बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन dl का मतलब है इस लूप का एरिया, सॉरी लेंथ। इंटीग्रेशन dl का मतलब है इस लूप का लेंथ। तो इंटीग्रेशन dl म्यू नॉट आई, और नंबर ऑफ टर्न्स का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैसे निकलते हैं, n एक यूनिट लेंथ पे n है, और टोटल लेंथ लूप का कितना है, ये। इंटीग्रेशन dl भी कितना है, 2 पाई r2 म्यू नॉट आई n, 2 पाई r2, 2 पाई r2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो b का फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट एन आई। तो फॉर्मूला सेम आता है टोरॉइड और सोलेनॉइड के बीच में। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट थिक कंडक्टर कंडक्टिंग वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। तो हम अब ऐसी वायर को कंसिडर कर रहे हैं जो थोड़ी सी थिक है। थिक है मतलब उसका जो करंट होएगा अंदर भी, मतलब उसके मैग्नेटिक फील्ड होएगी। कैसे, जब हम पॉइंट लेंगे आउटसाइड, तो तब तो पूरा का पूरा जो लूप है
गॉसियन लूप है, सारा का सारा करंट एनक्लोज कर देगी जब मैंने पॉइंट लिया आउटसाइड द लूप। ठीक है, ए मान लेता हूँ इसका रेडियस है इस लूप का, इस वायर का। तो जो ये पॉइंट है ये बाहर है, आउटसाइड दी दैट क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर मैं पॉइंट अंदर लेता हूँ तब गॉसियन लूप कैसे बनेगी, यहाँ पे मान लो लिया तो अब गॉसियन लूप तो ऐसे बनेगी। तो यहाँ पे भी करंट एनक्लोज्ड होएगा, यहाँ पे भी क्या होगा, करंट एनक्लोज्ड होएगा, क्योंकि अब वायर थिक है। तो इतने एरिया के अंदर भी, तो इतने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के अंदर भी तो क्या होएगा, कुछ ना कुछ करंट एनक्लोज्ड होएगा। तो अब इसके लिए कैसे करेंगे, सबसे पहले मान लेते हैं कि पॉइंट क्या है, आउटसाइड है। तो ए पार्ट में हमने मान लिया लेट आर इज ग्रेटर देन ए। आर इज ग्रेटर देन ए का मतलब पॉइंट का है, आउटसाइड है। तो यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करते हैं डी एल, और अलोंग द टेंजेंट मैग्नेटिक फील्ड होएगा। तो बायो-सावर्ट लॉ लगाएंगे, सॉरी एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाएंगे। बी डॉट डी एल किसके इक्वल होता है, म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट। इस वाली जो एम्पियरन लूप है, जो बाहर वाली येलो कलर की लूप है, इसने सारा का सारा क्या किया है, करंट एनक्लोज्ड किया हुआ है। इस पूरी की पूरी वायर में क्या करंट है, आई। तो हमने ये लिख दिया। तो बी डी एल कॉस 0 डिग्री हो जाएगा, इस तरफ से आ जाएगा म्यू नॉट आई। तो इंटीग्रेशन डी एल का मतलब है इस एम्पेरियन लूप का लेंथ, जो कि क्या है 2 पाई आर होएगा। तो जो 2 पाई आर हम पुट कर देते हैं यहाँ पे, डी एल को कॉस 0 1 हो गया, इस तरफ आ गया म्यू नॉट आई। तो बी का फॉर्मूला आ गया हमारे पास म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर। स्ट्रेट कंडक्टर में पहले भी यही आया था, ठीक है, जब हमने बायो-सावर्ट लॉ किया था तब भी सेम आया था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। आउटसाइड तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इनसाइड का देखिए, अगर पॉइंट जो है वो हमने इनसाइड लिया, पॉइंट हमने इनसाइड लिया, ये थी वो वायर। अब हमने पॉइंट ले लिया यहाँ पे, तो आर इज लेस देन ए। ये पॉइंट कहाँ पे लिया, आर इज लेस देन ए, मतलब ये पॉइंट इनसाइड है। अब ये जो एम्पेरियन लूप है, ये कितना करंट एनक्लोज्ड करेगी, वो यूनिटरी मेथड से आएगा। टोटल करंट क्या था, आई। तो करंट एनक्लोज्ड बाय लूप, बी पार्ट में सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट आर इज लेस देन ए, यानी पॉइंट कहाँ है, अंदर है। तो करंट एनक्लोज्ड बाय लूप, इस लूप ने कितना करंट एनक्लोज्ड किया होगा, टोटल आई है, तो यूनिटरी मेथड से निकलेगा। तो करंट एनक्लोज में मान लेता हूँ आई डैश, टोटल करंट डिवाइड बाई टोटल एरिया क्या आता है, करंट ऑन यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया का करंट कैसे निकलेगा, टोटल करंट कितना था, आई, टोटल एरिया क्या था, पाई ए स्क्वायर, क्योंकि ये वायर है, सर्कुलर एरिया लेंगे। रिक्वायर्ड एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। इस वाली लूप ने कितना किया होगा, इससे इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, पाई से पाई। तो इतना करंट एनक्लोज हो रहा है इस केस में। तो हम एम्पियर्स लॉ लगा देते हैं, बी डॉट डी एल मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, म्यू नॉट आई डैश होएगा अब यहाँ पे। तो बी डी एल कॉस 0 डिग्री, अगेन जो सर्कुलर लूप होती है उसमें हम लेंथ ऐसे लेते हैं डी एल को, और टेंजेंशियली क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए दोनों के बीच में एंगल क्या होता है, 0 डिग्री होता है। इस तरफ खोलेंगे, म्यू नॉट आई डैश की वैल्यू डाल देते हैं, आई आर स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। अब डी एल, इंटीग्रेशन डीएल क्या होएगा, इस लूप का लेंथ, जो कि होएगा 2 पाई आर कॉस 0 1 हो गया। इस तरफ आई ए स्क्वायर, म्यू नॉट भी है, आई ए स्क्वायर अपॉन, सॉरी आर स्क्वायर है ये, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। तो बी का फॉर्मूला आ गया इनसाइड हमारे पास म्यू नॉट आई आर ओवर 2 पाई ए स्क्वायर। इसका मतलब अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है डिस्टेंस के साथ साथ बढ़ेगी। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहें, तो बाहर घट रही है और अंदर बढ़ रही है, तो ग्राफ कुछ अच्छा ऐसा बनेगा, ये बढ़ रही है और फिर घट रही है। कहाँ से, जब आर क्या, आर ए के इक्वल है, तो बाहर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और अंदर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बी और आर के बीच में ऐसा ग्राफ, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बहुत ज़्यादा। तो इसको हमने
ऐसे किया, एक बार पॉइंट अंदर ले लिया और एक बार पॉइंट बाहर ले लिया। अब आता है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। अब कोई चार्ज अगर मोशन में है और वो मैग्नेटिक फील्ड में मोशन में है तो उस पर एक फोर्स लगेगा जिसे हम मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं या लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा, फिर दोनों के सम को हम लॉरेंज फोर्स बोलेंगे। अभी बात करते हैं इस फोर्स की। तो फोर्स ऑन ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो सपोज करो ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, क्यू पार्टिकल इसमें एंटर करता है। तो जैसे ही क्यू पार्टिकल इसमें एंटर करेगा तो वो इस मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे गोल गोल घूमने लग जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? उस पर एक फोर्स लग रहा है जो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस मैग्नेटिक फील्ड के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस चार्ज के मैग्नीट्यूड के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v साइन थीटा के। जिस भी वेलोसिटी से ये यहाँ पे एंटर करेगा उसका कौन सा कंपोनेंट? साइन वाला कंपोनेंट। v cos थीटा इधर बनेगा अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, v साइन थीटा परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो v साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यू वी बी साइन थीटा। यहाँ पे कांस्टेंट लगा देंगे कोई के की वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा। अगर मैं इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ v क्रॉस b। इसका मतलब जो फोर्स और v और b है वो आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। इसीलिए यहाँ पे ऐसा डायग्राम बना था, फोर्स v और b। तो देखिए ये फोर्स इस डायरेक्शन में है, b इस डायरेक्शन में है और v इस डायरेक्शन में। तो ये आपस में क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो इसकी डायरेक्शन अगर हमें निकालनी हो तो किस मेथड से निकलती है? पहले देखिए क्या बनेगा ये फॉर्मूला। F इक्वल टू क्या बन गया? क्यू वी बी साइन थीटा। वेक्टर फॉर्म में हम इसको ऐसे लिख देंगे। अच्छा, ये अगर वेलोसिटी जीरो है तो फोर्स जीरो हो सकता है, क्योंकि v जीरो हो गया। अगर पार्टिकल मोशन में नहीं है तो फोर्स उस पर नहीं लगेगा। अगर उसका एंगल 180 डिग्री है, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट है तब भी नहीं लगेगा। साइन 180 क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। 90 पे मैक्सिमम हो जाएगा और पैरेलल में भी क्या होएगा? फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि साइन जीरो भी क्या होएगा? जीरो होएगा। तो 180 और जीरो पे जीरो होएगा, वेलोसिटी जीरो है तो भी जीरो होएगा। और एक और केस, अगर मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है तब भी तो जीरो होएगा। ठीक है, तब तो मान लो जीरो ही है। 90 डिग्री पे क्या होएगा? मैक्सिमम फोर्स होएगा। कितना फोर्स होएगा? क्यू वी बी साइन 90। साइन 90 क्या होता है? 1, यानी क्यू वी बी। तो एफ मैक्स कितना लगेगा उस चार्ज पार्टिकल पे? क्यू वी बी। अच्छा, अब इसकी डायरेक्शन निकालेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। ठीक, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी निकाल सकते हैं और राइट हैंड पाम रूल भी लग सकता है। पहले समझते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि अगर हमारा थंब फोर्स की डायरेक्शन में पॉइंट हो, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो, मिडिल फिंगर इस चार्ज पार्टिकल के मोशन की तरफ हो जहां वेलोसिटी है, तो जो थंब होएगा वो इस पे लगने वाला फोर्स बताएगा। तो ऐसे याद रखेंगे एफ बी आई। फोर्स बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड और आई मतलब करंट, ऐसे याद रखें। तो जैसे इस केस में देखो, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड किधर को थी? वाई एक्सिस के अलोंग। पार्टिकल किधर जा रहा था? एक्स एक्सिस के अलोंग। तो इस पे फोर्स किधर लगेगा? जेड के अलोंग। ये तीनों आपस में क्या होंगे? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। थंब क्या बताएगा? फोर्स। फर्स्ट फिंगर क्या बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड। और मिडिल फिंगर क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ करंट या फिर वेलोसिटी। अभी यहाँ पे हम वेलोसिटी लेंगे। पाम रूल से भी इसको कर सकते हैं। जो हमारे फिंगर्स होंगी, ये 4 फिंगर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखनी है और थंब को करंट की डायरेक्शन में रखना है। तो जो हमारी पाम की डायरेक्शन होगी वो फोर्स की डायरेक्शन बताएगी। तो जैसे यहाँ पे है मैग्नेटिक फील्ड किधर को? मैग्नेटिक फील्ड, दो फिंगर्स है, राइट हैंड यूज करना है इस बारी, राइट हैंड यूज करना। तो फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, थंब को करंट की डायरेक्शन में। तो पाम देखो किधर को दिखा रहा है? अलोंग द जेड एक्सिस। ठीक है, इस डायरेक्शन। तो ऐसे करके हम इनकी डायरेक्शन बता सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन दैट पार्टिकल। अब मैंने जैसे बताया कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा। ठीक है,
तो क्योंकि चार्ज पार्टिकल Q है तो Q चार्ज पे कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, F इक्वल टू क्यू इंटू ई। और ये मैग्नेटिक फोर्स जो हमने पढ़ा अभी Q V क्रॉस V, इन दोनों के सम को बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। ठीक है जी, F इक्वल टू एफ ई प्लस एफ एम, ई प्लस एफ एम। ठीक है, तो ये होता है लॉरेंज फोर्स। मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब हम इस पे लगने वाला जब ये मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड में तो इसकी रेडियस कितनी होगी, टाइम पीरियड कितना होगा, सब कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मान लेते हैं ये चार्ज पार्टिकल Q एंटर करता है इस पॉइंट से V वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में। अच्छा, गोल गोल ये हेलिक्स पाथ में मूव करने लग जाता है ड्यू टू दैट परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड V क्रॉस B, मतलब ये परपेंडिकुलर है F के, तो ये आपस में ऐसे गोल गोल घूमने लग जाता है। तो गोल घूम रहा है तो क्रॉस क्रॉस का मतलब क्या बताया था, फील्ड जो है वो इनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, और ये वाई एक्सेस में, इनवर्ड का मतलब नेगेटिव जेड में है। ठीक है, और ये वाई में है, तो फोर्स क्या लगेगा, फोर्स लगेगा क्यू वी बी। और क्योंकि ये गोल गोल घूम रहा है तो इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगेगा एम वी स्क्वायर बाई आर, और ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे, मतलब एम वी स्क्वायर बाई आर मस्ट बी इक्वल टू क्यू वी बी। वी से वी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आर का फॉर्मूला आ जाएगा एम वी बाई क्यू बी। रेडियस या ट्रेजेक्ट्री या पाथ अगर बोला हो तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। ट्रेजेक्ट्री बोला हो, रेडियस बोला हो और पाथ बोला हो तो आपको इस फॉर्मूले को यूज़ करना है। अच्छा, यहीं से वेलोसिटी भी आ जाएगी। वेलोसिटी कितनी आएगी, क्यू आर बी अपॉन एम, इतनी स्पीड से ये यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है। अच्छा, वेलोसिटी आ गया तो टाइम पीरियड भी आ जाएगा। ठीक है, अब जब ये इसका सिर्फ एक ही पाथ बताया हुआ सर्कुलर, ऐसे बहुत सारे सर्कुलर पाथ लेगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सर्कुलर पाथ लेगा। अब मान लेते हैं कि ये ऐसे गोल गोल घूम रहा है। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा, तो इसका पाथ कुछ ऐसा होएगा दिखने में। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में ये ऐसे गोल गोल घूम रहा होगा, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ। तो एक सर्कुलर पाथ से दूसरे सर्कुलर पाथ में कुछ थोड़ी देर के लिए ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चलता है, इसको बोलते हैं पिच। अब क्योंकि ये v वेलोसिटी से एंटर करता है तो ये वाला कंपोनेंट v cos थीटा होएगा। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अगर मुझे निकालनी है तो पिच को क्या लिखूंगा, v cos थीटा वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनटू टाइम, और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है, v sin थीटा। v sin थीटा फोर्स का कारण है, मतलब ये फोर्स का कॉज है। ठीक है, तो पिच क्या चीज है, एक सर्कुलर पाथ से दूसरे सर्कुलर पाथ के बीच का ये थोड़ी देर का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। एग्जैक्टली सर्कुलर नहीं, इसको बोलते हैं हेलिक्स पाथ, हेलिकल पाथ। तो अब हमने वेलोसिटी निकाल ली है, तो टाइम निकालते हैं। एक टाइम कितना लग रहा होगा, 2 पाई आर डिवाइड बाई वी। आर भी हमने निकाल लिया तो आर की वैल्यू पुट कर देते हैं। आर निकाला था एम वी बाई क्यू बी, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो टी का फॉर्मूला आ जाएगा 2 पाई m डिवाइड बाई क्यू बी। इतना टाइम पीरियड है इस पार्टिकल का। टाइम पीरियड पता चल जाए तो फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी 1 अपॉन टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, न्यू इक्वल टू 1 अपॉन टी, इसका उल्टा रेसिप्रोकल कर दो, क्यू बी बाई 2 पाई m। टाइम पीरियड किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, आर पे। इसका मतलब इन सभी सर्कुलर पाथ का जो टाइम लिया जा रहा है पार्टिकल से, पार्टिकल जो टाइम ले रहा है वो सेम है, आर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अब यहीं पे हम काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला आया था v इक्वल टू क्या आया था, क्यू आर बी बाई एम। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी आया था क्यू आर बी अपॉन वी, सॉरी एम, क्यू आर बी बाई एम। तो ये हो जाएगा क्यू का स्क्वायर भी करना है, क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बी स्क्वायर बाई, नीचे इसका स्क्वायर एक एम से कट जाएगा तो 2m आएगा। दिस इज काइनेटिक एनर्जी। तो ये है काइनेटिक एनर्जी। तो ये था मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल जिसमें हमने टाइम पीरियड निकाला, फ्रीक्वेंसी निकाला।
उस चार्ज पार्टिकल का एक मैग्नेटिक फील्ड में जो मोशन कर रहा है। अब आता है वेलोसिटी सेक्टर। वेलोसिटी सेक्टर एक क्या क्या कहना है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इस डायग्राम में देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, प्लस वाली प्लेट ऊपर है, माइनस वाली नीचे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। क्रॉस क्रॉस का क्या मतलब है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। अगर एक इलेक्ट्रॉन अनडिफ्लेक्टेड रह जाता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन, जरूरी नहीं एक, कितने भी हो सकते हैं, वी वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है और वो अनडिफ्लेक्ट है, तो जी उस पर उतना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा जितना मैग्नेटिक फोर्स लगा। तो कब ये अनडिफ्लेक्ट रहेंगे वो कंडीशन देखिए। द इलेक्ट्रॉन द इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड डिफ्लेक्ट द इलेक्ट्रॉन इन अपवर्ड डायरेक्शन। द मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मली इनटू द प्लेन ऑफ पेपर एंड डिफ्लेक्ट द इलेक्ट्रॉन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड उसको किधर डिफ्लेक्ट कर रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड किधर कर रही है, नीचे की तरफ। तो ये दोनों डिफ्लेक्शन कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विल पास अनडिफ्लेक्टेड थ्रू द स्लिट S2, सीधा चला जाएगा। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है किसके, इलेक्ट्रिक फोर्स के। तो क्यू ई इक्वल टू क्या कर देंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है इसलिए क्यू की जगह ई पुट कर सकते हो, अदरवाइज क्यू ई इक्वल टू क्या पुट कर सकते हैं, क्यू वी बी। क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इतनी वेलोसिटी से ये ट्रेवल करेगा, स्ट्रेट सीधा चला जाएगा, क्योंकि डिफ्लेक्शन दोनों की बराबर है। क्वेश्चन है एन अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी दिस। तो अल्फा पार्टिकल की अपने को वेलोसिटी दी हुई है, ठीक है, कितनी वेलोसिटी दी हुई है, 3 × 10⁵ आई कैप इंटू अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में क्या है, आई और जे दिया हुआ है। कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल, एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल, और चार्ज टू मास रेशियो भी दिया हुआ है। तो हम एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो सबसे पहले फोर्स क्या आएगा इस चार्ज पार्टिकल पे, मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। वेक्टर के टर्म में दिया होता है, वेक्टर के टर्म में सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसको एम ए डाल देंगे, एम दूसरी तरफ चला जाएगा, क्यू बाई एम चार्ज टू मास रेशियो ये दिया हुआ है, वी क्रॉस बी। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पे क्यू बाई एम की जगह क्या डालेंगे, ये वाला 4.8 इंटू 10⁻⁷ वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी ये रहा 3 × 10⁵ आई कैप, और किसके बी ये रहा। तो हमें पता है हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो आई वाले को आई के साथ करने की जरूरत नहीं है। आई क्रॉस आई क्या होता है, 0। आई क्रॉस आई क्या होता है, 0। तो आई वाले को सीधा किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जे वाले के साथ, इसलिए मैं इसको सीधा जे के साथ मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, 0.3 जे कैप। आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा एक्सीलरेशन का 4.8 मल्टीप्लाई 0.9 इंटू 10⁻12। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 7 है, तो ये आ जाएगा के कैप। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। इसको मल्टीप्लाई करके देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a particle of mass m charge minus q moving with uniform speed v in a circle of radius r with another charge q at the center of the circle। तो एक जो पार्टिकल है, एक जो चार्ज है वो सेंटर पे है, ठीक है, वो कहाँ पे है, यहाँ पे कोई है सर्कल के सेंटर पे। दूसरा मूव कर रहा है, तो अब इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, अब क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि ये तो रेस्ट पे है। अगर ये रेस्ट पे है तो इसके चारों तरफ क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इसका मतलब जो अनदर पार्टिकल मूव कर रहा है, अनदर पार्टिकल
मूव कर रहा है वो इसकी मैग्नेटिक फील्ड नहीं, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है। तो अब हम फॉर्मूला किसको किसके इक्वल करेंगे, क्यू ई, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला जो फोर्स होता है वो क्या होता है, क्यू ई होता है, और जो मूव कर रहा है उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। तो एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू क्यू इंटू ई के इक्वल होएगा, यही होता है फोर्स। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, एम वी स्क्वायर बाई आर, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। के की वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होती थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम क्या लिख देंगे इसको, एम वी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। हमें निकालना है रेडियस, तो ये ऊपर जाएगा, तो आर का फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ से हमारे पास, आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक आर कैंसिल हो चुका है, यहाँ पे एक आर बचेगा, तो आर इक्वल टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में लिख लेते हैं क्यू बाई वी दोनों का स्क्वायर, और एम भी है। तो ये होना चाहिए ऑप्शन डी। आर ऊपर गया, एम नीचे आया, वी भी नीचे आया, एम नीचे आएगा। तो डी नहीं, बी ऑप्शन बनेगा, क्योंकि एम कहाँ आएगा, अपॉन में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चार्ज पार्टिकल आफ्टर बीइंग एक्सीलरेटेड थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस वी एंटर द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब इस बार जो पोटेंशियल दिया हुआ है उसके साथ हमें रेडियस का रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी होता है क्यू इंटू पोटेंशियल, पोटेंशियल को हम कैपिटल वी लिख देते हैं। यहाँ से वेलोसिटी का आंसर आ जाएगा 2Q कैपिटल V बाई एम का अंडर रूट। अब हमने रिलेशन किसके साथ निकालना है, रेडियस के साथ। रेडियस होता था एम वी बाई क्यू बी, तो वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं, एम बाई क्यू बी को एज चीज रहने दो, वेलोसिटी की जगह डाल दिया 2QV बाई एम। अब ये अंदर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा रूट के अंदर जाके, तो Q का स्क्वायर होएगा, एक Q कट जाएगा, एक Q नीचे बचेगा, M का स्क्वायर होगा, ऊपर एक M बचेगा, तो अंडर रूट 2M कैपिटल V डिवाइड बाई QB स्क्वायर। तो अब हम रेडियस का ये वाला फॉर्मूला भी याद रखेंगे, 2MV अपॉन QB स्क्वायर। जब ये क्यू भी अंदर जाएगा तो क्यू का स्क्वायर होएगा, एक स्क्वायर से एक क्यू कट जाएगा, एक क्यू बचेगा नीचे, एम का भी स्क्वायर होएगा, एक एम ऊपर बचेगा। तो दिस इज द रेडियस इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अगर पोटेंशियल को डबल किया तो रेडियस पे क्या फर्क पड़ेगा। पोटेंशियल को डबल करेंगे तो यहाँ पे 2V आ जाएगा, तो रेडियस अंडर रूट 2V अंडर रूट 2R हो जाएगा, तो रेडियस अंडर रूट 2R हो जाएगा, सीधा सीधा रिलेशन है। An electron moving with velocity this, ij में फिर से velocity दी हुई है, and a uniform magnetic field this, find the radius of the circular path while rotating, does the electron linear path too, if so calculate the linear distance covered। अब velocity दी हुई है, इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में। अब मैग्नेटिक फील्ड किधर को दी है, J, तो ये इधर को B बना लेते हैं। अब इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है वेक्टर है, मुझे ये वाला लेना पड़ेगा, परपेंडिकुलर वाला। क्यों, क्योंकि हमें पता है बी क्रॉस, ये परपेंडिकुलर वाला लेते हैं, वी साइन थीटा आता था ना फॉर्मूले में, 1 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, ये वाला लेंगे आई कैप वाला, और बी कितना दिया हुआ 0.5 मिली टेस्ला जे कैप। तो आर का फॉर्मूला क्या आएगा, अब आप आर का फॉर्मूला बताइए। आर का फॉर्मूला होता है एम वी बाई क्यू बी। अब m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन,
9.1 इंटू 10⁻31 वेलोसिटी ये लेनी है 10⁻7 अपॉन चार्ज इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻19 और बी अपने को दिया हुआ है 0.5 इंटू 10⁻3 मिली टेस्ला को चेंज किया। इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आएगा वो रेडियस होएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन हॉरिजेंटली मूव करता है इतनी वेलोसिटी से किसी मैग्नेटिक फील्ड में, जितना मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड, क्रॉस बना हुआ है शोन इन द फिगर। ड्रॉ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉन आउट द टाइम टेकन, बाहर आने का टाइम भी निकालेंगे। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे एंटर कर रहा है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंटर करेगा तो इलेक्ट्रॉन ये वाला रूल लगेगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, फर्स्ट फिंगर इनवर्ड, इलेक्ट्रॉन ये क्या जो मिडिल फिंगर है क्या होते हैं, करंट, पर इलेक्ट्रॉन और करंट का तो अपोजिट डायरेक्शन होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसे कर देंगे। ठीक है, मतलब ये ऐसे है, देखो ठीक है, इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहा है, लेकिन ये वाली फिंगर तो करंट की डायरेक्शन बताती है, तो इलेक्ट्रॉन करंट के अपोजिट चलता है, मतलब करंट इधर को जा रहा होगा। तो थंब किधर हो गया, नीचे हो गया, थंब नीचे हो गया तो फोर्स नीचे को लगेगा, तो इसका पाथ ऐसे बनेगा। तो अब हमें रेडियस निकालना है, अब हमें क्या निकालना है, रेडियस, इसका सॉरी टाइम निकालना है, टाइम टेकन आउट। तो टी का फॉर्मूला होता है 2πr/v, आर की जगह हम पुट कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे पाई आर लेंगे क्योंकि आधी डिस्टेंस है, ये हाफ सर्कल लेगा, फुल सर्कल नहीं लेगा। फुल सर्कल लेगा तो दूसरा कंप्लीट कर लेगा, अगर ये फुल सर्कल लेगा तो दूसरा नहीं कर लेगा। मतलब ये कह रहा है बाहर आने का, बाहर जब इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो वो आधा ही सर्कल लेगा ना, पूरा नहीं लेगा, तो इसलिए हम यहाँ पे 2 नहीं कंसिडर करेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, πr/v। अब आर क्या होता है, क्यू, आर होता है mv/qb, mv/qb। v से v कैंसिल हो जाएगा, तो t का फॉर्मूला लग जाएगा पाई m इंटू पाई डिवाइड बाई क्यू बी। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 इंटू 10⁻31 9.1 होता है। पाई की वैल्यू 3.14 ले लो। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19, मैग्नेटिक फील्ड 10⁻5। तो ऐसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमारे पास टाइम आ जाएगा। टाइम जो है वो v हमने इसकी वैल्यू डाली तो कैंसल आउट हो गया, तो v पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अल्फा पार्टिकल एक्सिलेटेड थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है इस क्वेश्चन में, मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है अलोंग द एक्सिस, रेडियस बताना है। अब पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म में मैंने रेडियस का फॉर्मूला अभी अभी कैलकुलेट किया था, √2mv पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई qb²। इसमें पुट कर दो, b गिवन है, √ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है 4 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे मास नहीं दिया है, यहाँ पे मास पुट कर देते हैं, वैसे 4 टाइम्स होता है मास ऑफ प्रोटॉन, तो 2 मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 6.4 इंटू 10⁻27। पोटेंशियल डिफरेंस किलो वोल्ट में दिया हुआ है, तो 10⁻3 से मल्टीप्लाई, डिवाइड बाई चार्ज अल्फा पार्टिकल पे चार्ज होता है ट्वाइस ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन। प्रोटॉन पे कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू बी का स्क्वायर, बी कितना है 2 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ से हमारे पास रेडियस आ जाएगा। तो रेडियस का वोल्टेज की टर्म में भी आप फॉर्मूला याद रखेंगे। अब आता है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है, उसमें ऑलरेडी करंट क्या है, I फ्लो रहा है, और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो फोर्स उस पर लगेगा। यानी अब कंडक्टर के अंदर करंट एक्सटर्नल है और उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जा रहा है। अब ये कंडक्टर है, उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जा रहा है, इसमें ऑलरेडी क्या है, करंट I है, तो इसमें क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो अच्छा मान लेते हैं इस कंडक्टर का जो, इसके अंदर n इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। अब हम इसको लेट कर लेते हैं, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए मान लेते हैं और लेंथ क्या मान लेते हैं, एल मान लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे हमारे पास एक यूनिट वॉल्यूम पे इतने, और वॉल्यूम टोटल कितना होएगा, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स हमें पता है, फोर्स क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा या वी क्रॉस बी। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या हो गया, ई, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई, वेलोसिटी वी, ठीक है, और वी क्रॉस बी। अब ये एक पे फोर्स है, तो टोटल फोर्स कैसे निकलेगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दो, ए एन एल ई वी क्रॉस बी। अब हम यहाँ पे जैसे चार्ज की वेलोसिटी की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम होती है, तो यहाँ पे हम v और एल को रिप्लेस कर देंगे, मतलब l को अंदर लिख देंगे वेक्टर फॉर्म में, तो n a e v l क्रॉस b हो जाएगा। और ये हमने थर्ड चैप्टर में किया था करंट इलेक्ट्रिसिटी में, वी ई एन ए, वी ना क्या होता था, करंट, वी ना क्या होता है, करंट। तो इसको आई पुट कर देंगे, तो अब क्या बन जाएगा हमारे पास, एफ का फॉर्मूला आई एल क्रॉस बी। टोटल फोर्स आ गया हमारे पास बी आई एल साइन थीटा, बिल साइन थीटा करके याद रखेंगे। मैक्सिमम कब होएगा, जब साइन 90 हो जाएगा, यानी बी आई एल जो है मैक्सिमम फोर्स होएगा। तो इतना फोर्स लगता है किसी कंडक्टर में अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, करंट होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। टू पैरेलल कंडक्टर हैं जिनमें ऑलरेडी करंट है I1 I2, और उन करंट की वजह से वो एक दूसरे को क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। तो हमने वो फोर्स कैलकुलेट करना है। ध्यान रखना है, करंट अगर सेम डायरेक्शन में है तो ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अभी यहाँ पे सेम डायरेक्शन में करंट है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करें। देखो इसका फोर्स फर्स्ट की तरफ है और फर्स्ट का फोर्स सेकंड की तरफ है। यहाँ पे करंट अपोजिट डायरेक्शन में, तो फर्स्ट सेकंड का फोर्स अवे फ्रॉम द फर्स्ट है और फर्स्ट का फोर्स अवे फ्रॉम द सेकंड है। तो सेम डायरेक्शन में अट्रैक्ट, अपोजिट डायरेक्शन में रिपेल। तो अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे मैग्नेटिक जो मैंने फर्स्ट वाले पे फोर्स निकालना है, तो फर्स्ट वाले पे फोर्स निकाल रहा हूँ, तो उस पर कौन सी लाइनें टच होंगी, सेकंड वाले की। तो हम पहले लिखाएंगे फर्स्ट वाले पे फोर्स, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। फॉर्मूला क्या होता है, बी आई एल, बी किसका लेंगे, टू वाले का, आई एल। तो सेकंड वाले का फील्ड, अब स्ट्रेट कंडक्टर की आर डिस्टेंस, ये देखो किसी स्ट्रेट कंडक्टर की जिसमें करंट हो, आर डिस्टेंस पे उसकी फील्ड क्या होती है, हमने बायो-सावर्ट लॉ में पढ़ा था, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर, ये फॉर्मूला होता है। तो बी टू को क्या लिख सकता हूँ, म्यू नॉट आई टू अपॉन 2 पाई आर आई वन एल, ये आ गया फर्स्ट कंडक्टर का। सेकंड कंडक्टर का सिमिलरली 2 1 को क्या लिख सकता हूँ, इसको क्या लिखूंगा, सेकंड पे किसकी लाइनें टच होंगी, फर्स्ट वाले की, तो B1 I2 करंट उसका खुद का, B1 को क्या लिखूंगा, म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई आर I2L। तो दोनों पे फोर्स ये होएगा जो कि सेम ही है, जो कि क्या है, सेम है। तो इसका मतलब एक दूसरे को ये इतने फोर्स से क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। म्यू नॉट I1 I2L बाई 2 पाई आर। अगर आपको फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा हो तो ये L नीचे चला जाएगा, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ को कैसे लिख सकते हो, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई आर। अब इसी फार्मूले पे बेस्ड आपको 1 एम्पियर की डेफिनेशन पूछी जाती है। इस फॉर्मूले पे बेस्ड आपको पूछा जाता है 1 एम्पियर को डिफाइन करो, 1 एम्पियर को डिफाइन करो। तो देखो 1 एम्पियर की डेफिनेशन, करंट कब 1 होएगा, जब आर 1 हो जाएगा, सेपरेशन लेंथ 1 हो जाएगा। तो कैसे याद रखेंगे कि अगर I1 I2, इफ I1 I2, ये I1 है, अगर I1
और I2 1 एम्पियर हो और उनके बीच का गैप भी कितना हो 1 मीटर हो, दोनों जो पैरेलल कंडक्टर थे 1 मीटर उनके बीच का गैप हो, तो उन पे कितना फोर्स लगेगा 2 इंटू 10⁻⁷। तो हम यहाँ से इसको डिफाइन कर सकते हैं 1 एम्पियर इज दैट वैल्यू ऑफ द स्टेडी करंट विच ऑन फ्लोइंग ऑन ईच ऑफ द टू पैरेलल इनफिनिट लॉन्ग कंडक्टर of negligible cross section placed in vacuum at a distance 1 meter from each other produces between them a force of 2 into 10⁻⁷ Newton per meter of their length। तो आप ऐसे इसको कर सकते हो। अब टॉर्क ऑन अ कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड में हम चेक करते हैं कि किसी कॉइल पे कितना टॉर्क लगता है। अब मान लीजिए एक ऐसी कॉइल है, ठीक है, ऐसी कॉइल है एक, ये एक मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, तो इसके दो ऐसे होंगी, मान लो ये है PQRS, तो इस पे इस डायरेक्शन में करंट है, इस पे इसमें ये ऐसे जा रहा होगा करंट, ऐसे जा रहा होगा, ऐसे आमने सामने दो पैरेलल है देखो, तो इन पैरेलल कंडक्टर्स के बीच में, इन पैरेलल कंडक्टर के बीच में क्या लगेगा फोर्स लगेगा। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में तो फोर्स क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, ये इधर को लगा रहा होगा, इस पे फोर्स इधर को लग रहा है ऐसे F1, इसको F3 मान लो, इस पे F2 लग रहा होगा, इस पे F1 लग रहा होगा। अब हमने मान लिया कि ये जो लेंथ है ये L है, या B मान लिया, इसको विड्थ मान लो, इसको लेंथ मान लो। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है, B B B B। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लेंथ के साथ 90 बना रही है, यहाँ पे भी 90 बना रही है, यहाँ पे कोई एंगल थीटा बना रही है। तो सबसे पहले हम इन सभी फोर्सेस को कैलकुलेट करेंगे, F1 2 3 4। तो 1 और 3 सेम होंगे, 1 और 3 कितने कैसे सेम होंगे, ILB बिल जैसे समझाया था, स्ट्रेट कंडक्टर पे क्या होता है BIL, ठीक है। उसके बाद 2 और 4 पे सेम होएगा, 2 और 4 पे कितना होएगा 2 और 4 पे, इसकी लेंथ की जगह बस B आ जाएगा, तो BIB। अब ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है क्योंकि ये एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, F2 और F4, तो कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ फोर्स कौन से बचेंगे ये। अब हमने टॉर्क निकालना है। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर ये B है, ये थीटा है, तो ये डिस्टेंस क्या आएगी B cos थीटा। तो दोनों कंडक्टर के बीच में पैरेलल डिस्टेंस क्या होगी B cos थीटा। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है आइदर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस B cos थीटा है, आइदर फोर्स कौन सा था ये, तो फोर्स ले लेंगे BIL इंटू B cos थीटा। लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ, एरिया हो जाएगा BIA cos थीटा। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स दिए हो तो NABI cos थीटा हो जाएगा, इफ देयर इज n नंबर ऑफ टर्न्स। ये एंगल किसके साथ बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन के साथ। अब हमें पता है कि जो टॉर्क है वो क्या है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी जो टॉर्क होता है वो F और R दोनों के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो F और R दोनों के क्या होता है, R मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये और ये दोनों ऐसे हैं, तो इन दोनों के बीच में क्या एंगल बनेगा, नॉर्मल, मतलब जो ये नॉर्मल होएगा। नॉर्मल का मतलब क्या है, जो किसकी डायरेक्शन बता रहा है, टॉर्क की डायरेक्शन बता रहा है। तो दिस इज द नॉर्मल, ठीक है, जो किसकी डायरेक्शन बता रहा है, टॉर्क की। तो थीटा प्लस इस वाले एंगल को मैं अल्फा ले लेता हूँ, थीटा प्लस अल्फा क्या आएगा, परपेंडिकुलर। नॉर्मल मतलब प्लेन के नॉर्मल, तो टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, प्लेन के नॉर्मल। तो हमने देखा डायग्राम में कि थीटा प्लस थीटा ऐसे था, देखो ये प्लेन था, मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के साथ क्या एंगल बना रही है, थीटा। तो नॉर्मल प्लेन का नॉर्मल ये हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। तो इन दोनों का सम थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 90, तो थीटा इक्वल टू 90 माइनस अल्फा। तो टॉर्क का साइन की टर्म में फॉर्मूला आ जाएगा NABI, नबी ऐसे याद रखोगे,
क्या आया था, कॉस थीटा आया था। कॉस थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे, 90 माइनस एल्फा। तो टॉर्क का NABI साइन एल्फा भी फॉर्मूला लगेगा जब आपको एंगल किसके साथ दिया होगा, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन के नॉर्मल वाला एंगल दिया होगा कि मैग्नेटिक फील्ड मेक्स एंगल दिस विद द नॉर्मल ऑफ द प्लेन, तो आपको अल्फा वाला लगाना है। अगर मैग्नेटिक फील्ड मेक्स एंगल विद द प्लेन तो आपको कॉस वाला लगाना है, क्योंकि ये प्लेन है, ये प्लेन का नॉर्मल है, ये प्लेन है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे थी। तो ये था टॉर्क। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में हमने पढ़ा था कि जो टॉर्क होता है मैक्सिमम, वो टॉर्क कितना लगता है, मैक्सिमम टॉर्क होता है नबी, NABI। एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में हमने इतना टॉर्क पढ़ा था, मैक्सिमम टॉर्क। अब करंट सेंसिटिविटी क्या होती है गैल्वेनोमीटर की, करंट प्रोड्यूस्ड, एक यूनिट करंट में कितना डिफ्लेक्शन है, द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट, मतलब अल्फा बाई आई। तो आई अल्फा बाई आई, तो अल्फा की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते थे। हमने जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ा था उसमें टॉर्क का फॉर्मूला नबी होता है। टॉर्क को क्या बोलते हैं, K इंटू अल्फा, NABI। तो यहाँ से अल्फा बाई आई इक्वल टू आ जाएगा NAB बाई के होता है टॉर्शनल कांस्टेंट, N नंबर ऑफ टर्न्स, A एरिया, B मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। अब आता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड बाय इन द गैल्वेनोमीटर इन यूनिट पोटेंशियल, मतलब डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। वोल्टेज को IR पुट कर देंगे और अल्फा बाई आई जो है वो होता है करंट सेंसिटिविटी, तो NABKR आ जाएगा। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी मतलब करंट सेंसिटिविटी डिवाइड बाई R। अब सेंसिटिविटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ टर्न्स पे करती है, मैग्नेटिक फील्ड पे, एरिया ऑफ कॉइल और टॉर्शनल कांस्टेंट K पे डिपेंड करती है। तो ये था सेंसिटिविटी इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। अगर हमें किसी गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाना है तो उसके साथ एक शंट रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। शंट रेजिस्टेंस लो रेजिस्टेंस होता है जो कि पैरेलल में लगता है। अगर गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस, एक लो रेजिस्टेंस लगाया जाए तो कॉम्बिनेशन जो कंबाइंड सर्किट होएगा ये एक एमीटर होएगा। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि यहाँ से जो करंट गया है ये वाला, यह है आई, टोटल करंट कितना है, आई है। गैल्वेनोमीटर के लिए करंट गया IG और शंट के लिए कितना जाएगा, I माइनस IG। तो ये दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल में वोल्टेज क्या आएगी, सेम। तो V1 इक्वल टू V2 कर लेते हैं। गैल्वेनोमीटर की वोल्टेज होएगी करंट इंटू गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, शंट की होएगी करंट इंटू शंट का रेजिस्टेंस। यहाँ से S आ जाएगा IG ओवर I माइनस IG। तो इतना हमें लो रेजिस्टेंस चाहिए किसी गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करने के लिए, किसमें, एमीटर में। तो आपको IG जब बोलेगा दैट इज डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, और I जब क्वेश्चन में बोला जाएगा वो रेंज होएगी, रेंज ऑफ एमीटर। G जो बोला जाएगा वो रेजिस्टेंस होएगी गैल्वेनोमीटर की, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। और S को बोलते हैं लो रेजिस्टेंस या फिर शंट। अब आता है गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। गैल्वेनोमीटर को और वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो एक हाई रेजिस्टेंस जो है किस में लगाना पड़ेगा, सीरीज में लगाना पड़ेगा।
एक हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगाना पड़ेगा। तो हमने ये हाई रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में लगा दिया गैल्वेनोमीटर के साथ। गैल्वेनोमीटर में कितना करंट है, आई जी। तो सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस कितनी होती है, जी प्लस आर इफेक्टिव कितना हो जाएगा, जी प्लस आर। इस कंबाइंड सर्किट को क्या बोलेंगे, वोल्ट मीटर। तो वोल्टेज का फॉर्मूला आएगा करंट इनटू रेजिस्टेंस आर इफेक्टिव, दैट इज आई जी ओवर जी प्लस आर। यहाँ से हमारे पास आर आ जाएगा V ओवर आई जी माइनस जी। So this is the high resistance that required to make a galvanometer into voltmeter. अब एक न्यूमेरिकल है, देखो फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर पे बेस्ड है। टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स 2 मीटर अपार्ट, जिसमें 3 एम्पियर करंट है ईच इन सेम डायरेक्शन, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द वायर। तो हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट I1 I2 L डिवाइड बाई 2πr। तो ऐसे दो कंडक्टर हैं, एक में करंट है 3 एम्पियर सेम डायरेक्शन में, दूसरे में भी 3 एम्पियर है। दोनों के बीच का सेपरेशन r हमें गिवन है 2 मीटर। फॉर्मूले में पुट करो, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4π इंटू 10⁻⁻⁷। करंट दोनों कितने दिए हैं, 3, पर यूनिट लेंथ बोला हुआ है तो L को 1 डाल देना है और डिवाइड बाई 2πr, आर की जगह 2 मीटर है। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 से 2 खत्म, 3 3 जा 9 इंटू 10 की पावर -7। और क्योंकि करंट सेम डायरेक्शन में है, क्योंकि करंट किस में है, सेम डायरेक्शन में, अगर करंट सेम डायरेक्शन में हो तो फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का होता है। तो दिस मस्ट बी -7, क्योंकि ये मीटर में ही दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करना नहीं, ठीक है, फिर ये 9 ये होना चाहिए। क्योंकि सेम डायरेक्शन में अगर करंट बोला है, अगर सेम डायरेक्शन में करंट बोला है तो फोर्स का नेचर कैसा होएगा, अट्रैक्टिव। अपोजिट डायरेक्शन में बोला होता तो रिपल्सिव होता। So next question, टू पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट 4 एम्पियर 10 एम्पियर। फिर से दो पैरेलल कंडक्टर बोले हुए, तो एक में करंट दिया हुआ है 4 एम्पियर, एक में दिया हुआ है 10 एम्पियर। इन दोनों के बीच का सेपरेशन दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर। फोर्स पर यूनिट लेंथ, अगेन हमने फाइंड आउट करना है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट, पर यूनिट लेंथ बोला तो लेंथ नीचे ले आओ, I1 I2 डिवाइड बाई 2πr। म्यू नॉट की वैल्यू 4π इंटू 10⁻⁻⁷। I1 हमारे पास 4 है, I2 10 है, डिवाइड बाई 2π, आर की जगह 2.5 है, 2.5 सेंटीमीटर में है, मीटर में कर देंगे। इससे ये कैंसल आउट हो जाएगा, 2.5 से ये 10 हो जाएगा, 4 4 4 जा 16 इंटू 2 3.2, ये आंसर आ जाएगा। तो ये था टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, 5 एम्पियर 10 एम्पियर उनमें करंट दिया हुआ है सेम डायरेक्शन में। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक एट मिड पॉइंट। तो ये एक वायर है जिसमें 5 एम्पियर का करंट है और एक ही दूसरी वायर है जिसमें 10 एम्पियर का करंट है, सेम डायरेक्शन में है, मिड वे पे सेपरेशन है 20 सेंटीमीटर, तो ये होएगा 10 सेंटीमीटर, वहाँ से भी 10 सेंटीमीटर। तो डायरेक्शन चेक करेंगे राइट हैंड थंब रूल से, इसकी वजह से इनवर्ड और इसकी वजह से आउटवर्ड। इसका मतलब बी अगर नेट निकालना है तो एक की डायरेक्शन इनवर्ड है, एक की क्या आ रही है, आउटवर्ड। 10 एम्पियर वाले की क्या आ रही है, आउटवर्ड आ रही है, यानी 10 एम्पियर वाला बड़ा होएगा, ठीक है। 10 एम्पियर ज़्यादा है 5 एम्पियर से, तो वो वाली फील्ड बड़ी होएगी, तो दैट इज़ B2, इसकी फील्ड आउटवर्ड आ रही है B2, और फर्स्ट वाले की क्या आ रही है, इनवर्ड आ रही है, तो B2 माइनस B1 कर देंगे। फार्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2πr, आर की जगह कितना है, ये 10, माइनस म्यू नॉट I1 डिवाइड बाई
टू पाई आर, म्यू नॉट बाई टू पाई बाहर आ जाएगा, आर भी बाहर आ जाएगा, आई टू माइनस आई वन। सॉल्व करेंगे, म्यू नॉट डिवाइड बाई टू पाई आर, आर कितना है 10 सेंटीमीटर, मीटर में कर देंगे, और 10 माइनस 5, आई टू माइनस आई वन, इतना आ जाएगा 10 माइनस 5। तो ये आंसर आ जाना चाहिए। म्यू नॉट हो गया 4 पाई इंटू 10⁻⁷, 2 पाई से कट जाएगा 4 पाई, तो 2 बचेगा, नीचे 10⁻⁻1 है, ऊपर जाएगा तो 2 इंटू ये वाला 10⁻⁷ म्यू नॉट के अंदर है, और ये 10⁻⁻1 ऊपर जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो सो फाइनल आंसर 2 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला, इतनी फील्ड होएगी इसकी। अब आता है, अ वायर ऑफ अ लेंथ 4.4 मीटर इज बेंट इन द शेप ऑफ द सर्कुलर लूप कैरीज अ करंट दिस। मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, एन आई ए। तो सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे कि जो वायर है उसको ऐसे गोल कर दिया, इसका मतलब जो लेंथ है 2 पाई आर वो एल के इक्वल लेगी, आर यहाँ से आ जाएगा एल बाई 2 पाई। एल अपने को कितना दिया हुआ है 4.4, आई भी पता है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे एन आई, एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर, और आर की जगह वो एन आई पाई, आर की जगह एल स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एन आई एल स्क्वायर बाई 4 पाई। दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस लूप। नंबर ऑफ टर्न्स 1 लेने हैं, करंट अपने को कितना दिया हुआ है 1 एम्पियर, लेंथ दिया है 4.4 का स्क्वायर है, मैंने 2 बार लिख दिया, नीचे 4 इंटू 22/7। सॉल्व करेंगे, ये हमारा फाइनल आंसर होएगा। सो दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस लूप। क्लोजली वाउंड सोलेनॉइड 200 टर्न्स उसमें दिए हुए हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया 1.6 इंटू 10⁻⁴ दिया हुआ है, कैरिंग द करंट 4 एम्पियर, करंट कितना दिया हुआ है 4 एम्पियर, सस्पेंडेड थ्रू इट्स सेंटर, allowing it to turn in a horizontal plane, find the magnetic moment of associated with the solenoid। तो सबसे पहले मैग्नेटिक मोमेंट फर्स्ट पार्ट में लग जाएगा m इक्वल टू एन आई ए, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, आई गिवन है, सब कुछ गिवन है। सेकंड पार्ट में लग जाएगा द टॉर्क, टॉर्क पूछ रहा है, एंगल कितना दिया है 30 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है बी, तो अपने पास टॉर्क का फॉर्मूला हो जाएगा एम बी साइन थीटा। कैलकुलेशन करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। एन एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 0.8 ओम, current up to 1 ampere, find the value of shunt that required to convert the ammeter to measure the current up to 5 ampere। तो गैल्वेनोमीटर के साथ ये शंट लगाने से क्या हो जाता है, टोटल एमीटर बन जाता है। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस कितनी है 8, करंट कितना नाप रहा है 1 एम्पियर, तो V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर, तो I दिया है 1, R दिया है 0.8। फाइंड द वैल्यू ऑफ शंट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट दिस एमीटर टू मेजर द करंट अप टू 5 एम्पियर। अब ये दोनों पैरेलल में कितने होंगे, ये दोनों पैरेलल में कितने होंगे, करंट कितना है I 5 लेना है, और रेजिस्टेंस पैरेलल में V इक्वल टू करंट कितना है 5 प्लस पैरेलल में रेजिस्टेंस कैसे होती है, ऊपर प्रोडक्ट नीचे सम, G इंटू एस डिवाइड बाई G प्लस एस। तो यहाँ पे 0.8 है इसकी जगह, G की जगह, तो V की जगह डाल देंगे 1 इंटू 0.8
5 प्लस इसको डाल देंगे 0.8 इंटू एस डिवाइड बाई 0.8 इंटू एस. So from here we get S, that is shunt resistance. Galvanometer resistance 16 ohm shows the full deflection 4 milliampere. वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है 3 वोल्ट. तो वोल्टमीटर में क्या था फॉर्मूला, R इक्वल टू V ओवर आई जी माइनस जी. तो V हमने 3 लेना है, आई जी 4 दिया हुआ है, 10 की पावर माइनस 3 मिली एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे. और ये शंट का ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस. फ्रॉम हियर वी गेट R, दैट इज रेजिस्टेंस जो कन्वर्ट करेगा. A moving coil galvanometer has the resistance 15 ohm 20 milliampere. To produce the full scale division अगेन वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है. तो सेम फार्मूला लग जाएगा, R इक्वल टू हो जाएगा V बाई आई जी माइनस जी. V कितना दिया हुआ है 100, आई जी कितना दिया है 20, 10 की पावर माइनस 3 माइनस 15. फ्रॉम हियर वी गेट R, दैट इज रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इट इन वोल्ट मीटर. तो ये था हमारा चैप्टर 4 जिसमें हम ने ऑलमोस्ट सीबीएसई के सारे क्वेश्चन कवर किए हैं जो बोर्ड में आए हुए हैं. ठीक है, और ऐसे ही अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसी वीडियोस के लिए हमें फॉलो करिए. थैंक यू.